चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में आज हम क्या पढ़ते हैं? कृषि के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कृषि के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो कहने मतलब स्टेप बाय स्टेप क्लास होगी। जैसे आप पहले जलवायु के बारे में पढ़े थे, यहाँ की मिट्टी क्या कैसी है, फिर आप मिट्टी के बाद हम क्या पढ़ेंगे? कृषि पढ़ेंगे। क्या कहाँ पे कैसी खेती होती है, कहाँ पे क्या ज्यादा उगाया जाता है, कितने परसेंट यानी कि आपके उत्तर प्रदेश भाग में कृषि की जाती है, या कितने परसेंट आपके कितने लोग किसान यानी कि कृषि पर निर्भर हैं। इन सारी बातों को आज हम देखेंगे। ठीक भैया, अब इसमें आपको एक बताते चले, जैसे हम एक कल की क्लास में बताए थे, मृदा के बारे में बताए थे। मृदा जो आपके उत्तर प्रदेश में किसके ऊपर डिपेंड करता है? जलवायु की स्थिति के ऊपर। सेम वैसे हमारी कृषि भी क्या करती है? जलवायु के ऊपर ही डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? जलवायु के ऊपर। जहाँ पे जैसे जलवायु रहती है उसी हिसाब से हम क्या करते हैं? वहाँ पे फसल को उगाते हैं, उसी हिसाब से क्या करते हैं? वहाँ पे हम बीज को डालते हैं। तो कहने मतलब कृषि भी जो आपका डिपेंड करता है, किस पे करता है? क्लाइमेट पे ही डिपेंड करता है, जलवायु पे ही क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब यहाँ से कृषि के बारे में देखेंगे। कृषि तो जो कहने मतलब आपके उत्तर प्रदेश की, हम क्या पढ़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के कृषि के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश में लगभग आपका 59.3% 59.3% जनसंख्या 59.3% जनसंख्या किस पर निर्भर है? तो कृषि से, कृषि पर निर्भर है, या हम कह सकते हैं कृषि से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? कृषि से जुड़े। बात समझ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कहने मतलब जो भी जनसंख्या होगी 100% के बराबर होगी ना। तो 100% में आपका लगभग मोटी मोटा माने तो 60% जो यहाँ के लोग जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं? कृषि से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? कृषि से जुड़े हैं। अब इस कृषि में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपका क्या हो जाता है, जो लोग खेती करते हैं ये भी क्या कृषि में ही आते हैं, या जो आपके क्या होते हैं? पशुपालन। पशुपालन ऐसा नहीं है इसमें सब खेती ही आप उगाते हैं। पशुपालन, या आपका क्या आ गया? मत्स्य पालन, या आपका क्या आ गया भैया? मत्स्य पालन, या आपका जो आ गया कुक्कुट पालन। ये भी पूछता है कुक्कुट पालन क्या है? जो ये मुर्गी वगैरह पालते हैं, मुर्गी पालन वगैरह होता है, ये सब किस में आता है? कुक्कुट पालन में आता है। ठीक है, बागवानी पालन, बागवानी पालन, बागवानी पालन, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। ठीक है, जो फूल उगाते हैं ये सब आपका, या जो सब्जियां उगाते हैं ये सब किस में आ जाता है? तो ऐसा नहीं है कि हाँ कृषि से सब धान ही गेहूं गन्ना की ही यानी कि आपका जुड़ा होता है। ये सारी चीजें आपकी किससे जुड़ी होती है? यानी कि 59.3% के लोग कोई यानी कि पशुपालन कर रहा है, कुछ लोग यानी कि मत्स्य पालन कर रहे हैं, कुछ कुक्कुट पालन यानी कि मुर्गी पालन वगैरह कर रहे हैं, सुअर पालन वगैरह कर रहे हैं, कुछ बागवानी की खेती बागवानी पालन कर रहे हैं, कुछ मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, कुछ फूलों की खेती कर रहे हैं, और कुछ सब्जियों को उगा रहे हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? कृषि से ही ये सब क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अच्छा, अब क्या इतने जो लोग करते हैं, क्या इतने लोग सब करते हैं या सबके पास भूमि है? इसमें ही कुछ लोग इनके यहाँ मजदूरी भी करते हैं। कुछ लोग इनके यहाँ क्या करते हैं? मजदूरी भी करते हैं। तो अगर हमारे उत्तर प्रदेश की अगर हम 100% जनसंख्या मान लेते हैं, तो कहने का मतलब आपके जो 59.3% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है ना, तो इन 100 में से अगर हम मोटी मोटा माने तो 60% जनसंख्या कृषि पर है। तो इसमें से 30% आपके क्या है? कृषक हैं,
और 30% आपके क्या हो जाते हैं, कृषि मजदूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया, कृषक मजदूर हो जाते हैं। कि एक क्या करते हैं, इनके यहाँ जाके ये जैसे आपके यहाँ खेती में काम करने आते हैं, आपका बहुत बड़ा अभी देखो जो मुर्गी पालन किए हैं, क्या वो लोग खुद कर रहे हैं, उनके पास ज्यादा पैसा है, वो लगा दिए हैं, अपना बैठे हैं और वहाँ पे आदमी मजदूर लगा दिए हैं, उनका चारा जो भी देख रेख कर रहे हैं वो एक मजदूर कर रहा है। तो वो भी कृषि में ही आते हैं और उनके यहाँ जाके वो क्या कर रहे हैं, तो लगभग आपके इसमें 60 में से 30% आपके 30% आपके क्या होते हैं, यहाँ से कृषि मजदूर होते हैं। क्या होते हैं, कृषि मजदूर होते हैं। तो 60 में से 30% आपके कृषक, जो यानी कि इनके पास खुद भूमि है, अपने ही भूमि पे क्या करते हैं, सारी चीजें करते हैं, फसलों को उगाते हैं या मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी की खेती करते हैं। और 30% लोग इनके यहाँ जाके क्या करते हैं, काम करते हैं। इनका भी भोजन इन्हीं से क्या है, डिपेंड है, इन्हीं पे क्या है, डिपेंड है। और रही बात 40, अब यहाँ से 100 में आपका निकल गया तो आपके पास बचा क्या, 40% यानी कि जनसंख्या बची ना। तो 40% यहाँ से जो जनसंख्या जो आपके हम कह रहे हैं, यानी कि जो हम लोगों की सेवा में है, जैसे पुलिस विभाग हो गया, सारे यानी कि जो अधिकारी विभाग हो गए, राजस्व विभाग हो गया, ये सब यानी कि ये सेकंड ईयर या थर्ड में यानी कि ये सब क्या कर रहे हैं, एक जॉब कर रहे हैं, एक जॉब कर रहे हैं, लोगों की क्या कर रहे हैं, सेवा। जैसे लोगों की सेवा ऐसा नहीं है कि जो राजा या प्रजा वाला सेवा होता था, ऐसा नहीं। एक आपका कानून बनाया गया है, उस कानून के तहत हम लोगों की या जनता की क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो ये लोग जो 40% लोग हैं, एक जॉब कर रहे हैं। और जॉब एक किस प्रकार का जॉब है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब है, जो बड़े बड़े आपके कुछ कोर्स करके, यानी इन सब चीजों से कोई ना कोई वो जॉब कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की 60% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है और 40% जो है वो एम्प्लॉय यानी कि जॉब कर रहे हैं। हम लोगों की उस कानून के तहत जनता की सेवा में लगे हैं, उत्तर प्रदेश के सिस्टम को चला रहे हैं। और 60 में 30% यानी कि लोग खुद उसमें कृषक हैं, जिनके पास खेती है और उस खेती में फसलों को उगाते हैं, उसमें ही मत्स्य पालन या कुक्कुट पालन है, इन सब चीजों को करते हैं। और 30% उनके यहाँ जाके क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। बातें आ रही समझ में। अब इसके आगे हम चलते हैं, तो अगर हम 2011-12 के रिपोर्ट के अनुसार देखें, 2011-12 के रिपोर्ट के अनुसार देखें, तो एक इसमें रिपोर्ट जो कृषि योग्य भूमि रिपोर्ट अगर हम देखें, तो कृषि योग्य भूमि जो उत्तर प्रदेश में थी, कृषि योग्य भूमि जो उत्तर प्रदेश में थी, वो कितनी थी भैया, 241.70 लाख हेक्टेयर। इतना क्या था भैया, हेक्टेयर। इतना कहने मतलब उत्तर प्रदेश में कृषि करने योग्य भूमि है, इतने पे खेती की जाती है। एक कब की रिपोर्ट है, 2011-12 के रिपोर्ट के अनुसार देखें तो उत्तर प्रदेश में कितने कहने मतलब कितने भूमि पर खेती की जाती है, तो 241.70 लाख हेक्टेयर भूमि पर उत्तर प्रदेश में खेती की जाती है। क्या की जाती है, खेती की जाती है। बातें आई समझ में। अब यहाँ से एक चीज पूछता है, फसल चक्र सघनता, उत्तर प्रदेश की फसल चक्र सघनता कितनी है, तो उसके बारे में पूछता है। फसल चक्र सघनता, फसल चक्र जो सघनता पूछता है, तो 154 आपका 7% आपका क्या है, उत्तर प्रदेश की क्या है, फसल चक्र सघनता है। क्या है, फसल चक्र सघनता है। ठीक है। अगर यहाँ से हम ये देखें, शुद्ध बोया जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल होता है, जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल होता है, उसको अगर देखते हैं, इन सब चीजों के बारे में बताते हैं अभी। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल,
शुद्ध बोया गया जो क्षेत्रफल होता है 166 लाख हेक्टेयर होता है। 166 लाख हेक्टेयर भूमि इस पे क्या होती है भैया, ये शुद्ध बोया जाता है। अब यहाँ से देख लेते हैं, जैसे आपके पास 5 बीघा खेत है ना, एक आपका गांव का एग्जाम्पल ले, 5 बीघा आपके पास क्या है, खेत है। तो अगर 5 बीघा खेत है तो 5 बीघा अगर हम साल भर में ऐसी कोई फसल होती है, अगर गन्ना है को छोड़ दो, जैसे धान या करते साल भर में आप क्या करोगे, इसमें 2 फसल उगाते हो ना, 2 बार फसल आप करते हो ना, तो ये 5 यानी कि 5 बीघा कितना माना जाएगा, जैसे आप 2 फसल इसमें उगाते हो तो ये 10 के बराबर हो जाएगा ना। हाँ 10 के बराबर होगा ना। तो लेकिन जो शुद्ध बोया जाने वाला है कि अगर साल भर में एक ही फसल बोई जाए तो ये कितना 5 है। अगर इस पे हम साल भर में 2 फसल करेंगे तो इसको हम आप 10 बीघा मान सकते हो, 10 बीघा मान सकते हो। अब वही चीज अगर इसमें साल भर में अगर एक ही फसल एक यानी कि खेत में बोया जाए तो वही शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 166 लाख हेक्टेयर आपकी क्या है, भूमि है जो शुद्ध बोया जाता है। अगर हम ऑल ओवर देखें तो इसके 2011-12 के अनुसार तो 2 लाख यानी कि इसका कहीं दुगना, इसका लगभग दुगना से कुछ इतना लाख हेक्टेयर भूमि क्या खेती की जाती है। और इसका फसल चक्र सघनता देखें तो वही अगर यहाँ से क्या निकाल सकते हैं 100 यानी % बनाने के लिए 100, तो लगभग अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो 5 दूनी 10, लगभग आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 20, ये 200% इसके अकॉर्डिंग 5 बीघे के अकॉर्डिंग आपका क्या निकल जाएगा, फसल चक्र सघनता निकल जाएगा। तो ऐसे हम इसका भी निकालेंगे तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका 154.77 आपका फसल चक्र सघनता आएगा। तो उत्तर प्रदेश की फसल चक्र सघनता कितनी है, 154.77% है। 2011-12 रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि कितनी है, 241.70 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध बोया जाने वाला यानी कि जो आपका क्षेत्रफल है 166 लाख हेक्टेयर है। क्या उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, इसको मैं बार बार आपको ध्यान दिलाता रहता हूँ, किसकी बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, आगे अब यहां से देखते हैं, इसको मिटा दिया जाए ना, नोट तो हो गया है। जो हमारा अब चलते हैं, जो हमारा यहाँ का क्षेत्रफल है कुल क्षेत्रफल का 80.6% भाग, कुल क्षेत्रफल का 80.6% भाग क्या है, सिंचित होता है। क्या होता है, सिंचित होता है। इसका मतलब है भैया कि जो अगर आपके उत्तर प्रदेश की भूमि 100% है, जो भी है अगर उसको 100% मान है तो उसमें से 80.6% भूमि सिंचित का मतलब ये होता है उसको हमारे पास उसको यानी कि 80.6% भूमि की सिंचाई करने के लिए मेरे प्रकार तमाम प्रकार के साधन उपलब्ध, तमाम प्रकार के लगभग जो आपके बचे हुए 20% है, 20% यानी कि जो भूमि रहती है उसको हम भगवान के भरोसे वो हमारा रहता है। ना वहाँ पे ट्यूबवेल की व्यवस्था होती है, ना कुआं की व्यवस्था होती है, ना नहर की व्यवस्था होती है, ना तालाब की व्यवस्था होती है। तो भगवान के भरोसे का मतलब ये होता है जब बारिश होगी तभी वो भूमि हमारी क्या होगी। ऐसा नहीं वहाँ पे खेती नहीं करते, खेती करते हैं लेकिन
जब हमें पानी की जरूरत होगी, क्या हमारे जब हमें जरूरत होगी तब भगवान बारिश करेंगे? नहीं करेंगे। तो जो लगभग 20% भूमि होती है वो सिंचित की श्रेणी में नहीं होती है, यानी कि जब हम जरूरत के हिसाब से नहीं से सिंचित कर सकते हैं सिंचाई, तो उसमें नहीं आता। तो जब जब बारिश होती है तभी अपने यहाँ की 20% भूमि सिंचित हो पाती है। बाकी 80.6% भूमि पे आपका जो तमाम प्रकार की आपके सिंचाई के साधन है उनके द्वारा हम 80.6% भूमि की सिंचाई हम कर सकते हैं। तो अपने उत्तर प्रदेश की कितनी भूमि सिंचित है? तो 80.6% भूमि क्या होती है? सिंचित है। ये बातें समझ गए ना? अब तो लगभग ये भी कह सकते हैं लगभग आपका भैया 20% भूमि किस पे निर्भर करता है? मानसून पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? मानसून पर निर्भर करता है। बातें आई समझ में? लगभग 20% भूमि किस पर निर्भर करता है? मानसून पर। जब आपके यहाँ मानसून आएगा तब बारिश होगी और तब वो भूमि सिंचित होंगी, पानी उनको मिलेगा। तो अब जो 80% में आपका लगभग यहाँ से ये आपका है, अब ये भी आपका 100% के बराबर मान लेते हैं। ये भी पूछता है कि लगभग कितना परसेंट नलकूपों द्वारा आपका उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है? तो 71.5% नलकूप द्वारा क्या होती है? खेतों की सिंचाई होती है। किसके द्वारा? नलकूप द्वारा क्या होती है? सिंचाई होती है। ठीक है। और 19% आपका क्या होता है? 19% आपका नहरों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नहरों के द्वारा होता है। और बचा आपका लगभग 10%, तो 10% आपका क्या हो जाता है? तालाबों और कुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा भैया? तालाब और अभी भी तालाब और कुआं के द्वारा अभी भी सिंचाई होती है। तालाब और कुआं के द्वारा, जैसे तालाब जो आपके तराई क्षेत्र हैं, तराई क्षेत्र का बोले जो ये आपके है, जैसे लखीमपुर खीरी ले ले, श्रावस्ती ले ले, बलरामपुर ले ले, महाराजगंज ले ले, इन सब जगहों पर अभी भी क्या होती है? कुआं से सिंचाई होती है। किससे होती है? कहने का मतलब तराई क्षेत्र में कुआं से और तालाब से। अभी जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र होता है, बुंदेलखंड का जो आपका क्या होता है? ठीक है, बुंदेलखंड का जो आपका क्षेत्र होता है उसमें अभी भी क्या होती है? उन क्षेत्रों में तालाब से सिंचाई की जाती है। तो अपने उत्तर प्रदेश में 71.5% जो सिंचाई करते हैं नलकूप द्वारा, 19% यानी कि भूमि की सिंचाई हम नहरों के द्वारा करते हैं, और 10% जो तालाब और कुआं से करते हैं। कुआं की जो सिंचाई हो रही है अभी भी तराई क्षेत्रों में होती है, और जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो किससे होता है? तालाबों के द्वारा उनका क्या किया जाता है? सिंचाई किया जाता है। आई भैया बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत है। आगे चलते हैं। अब इसके आकार की बात कर लेते हैं। किनके पास जो कितनी जमीन होती है तो वो किस में कहलाते हैं? कौन से किसान मध्यम में आते हैं या बड़े किसान में आते हैं? इन सब की बात करते हैं। ठीक है। देख, अब यहां से बात तो समझिएगा। जिनके पास 1 हेक्टेयर, जिनके पास ये सब जो आप उसमें पढ़ोगे, इसके लिए 1 हेक्टेयर में कितना बीघा, ये सब जाने के लिए लेखपाल के लिए एक आपका भूमि पैमाइश का क्लास होता है, क्लास उसको मैं करा दूंगा, सारी चीजें समझ जाओगे। हेक्टेयर में क्या होता है सारी चीजें उसको समझ जाओगे। ठीक है। अभी जो यहाँ पे इसके लिए पढ़ रहे हो यही पढ़ो। तो आपका जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि, जो कम भूमि वाले होते हैं उनको
किस किसान के नाम से जानते हैं? तो सीमांत किसान उनको कहते हैं। कौन सा किसान कहते हैं? सीमांत किसान कहते हैं। कौन सा किसान कहते हैं? सीमांत किसान कहते हैं। और सीमांत किसान अगर हम देखें तो 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग जो हमारे यहाँ है तो 79.5% के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। 1 हेक्टेयर से आपका कम भूमि है। तो जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होगी उनको मैं सीमांत किसान के नाम से जानता हूँ, उनको सीमांत किसान बोला जाता है। और सीमांत किसान हमारे उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो आपका 79.5% किसान सीमांत किसान हैं। और जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक भूमि रहती है, 1 से 2 हेक्टेयर तक भूमि रहती है, उनको मैं भैया किस नाम से जानता हूँ? लघु किसान के नाम से जानता हूँ। किस नाम से जानता हूँ? लघु किसान के नाम से जानता हूँ। और ये भैया लघु किसान उत्तर प्रदेश में 13% किसान क्या है? लघु किसान हैं। इसके बाद चलते हैं जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर भूमि होती है, 2 से 4 हेक्टेयर भूमि होती है हेक्टेयर तक, उनको हम क्या? अर्ध मध्यम किसान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अर्ध मध्यम किसान के नाम से जानते हैं। और ये हमारे उत्तर प्रदेश में 5.7% किसान अर्ध मध्यम हैं। तो कहने मतलब 2 से 4 हेक्टेयर तक कितने किसान परसेंट में है? तो आपका 5.7 हो जाता है। और जब जो इनको कहा जाता है 4 से 10 हेक्टेयर भूमि वाली, 4 से 10 हेक्टेयर तक भूमि वाले, इनको क्या कहा जाता है? मध्यम किसान कहा जाता है। मध्यम किसान कहा जाता है। कौन सा किसान? मध्यम किसान। और ये हमारे उत्तर प्रदेश में 1.7% किसान मध्यम किसान हैं, जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर तक भूमि है। लास्ट आपका आ जाता है 10 हेक्टेयर से ज्यादा। 10 हेक्टेयर से ज्यादा, 10 हेक्टेयर से ज्यादा इनको क्या कहा जाता है? बृहद किसान। बृहद किसान, बृहद किसान कहने मतलब जिनके पास आपका 50-60 बीघा खेती हो। बीघा में बोले तो लगभग 50 से ऊपर, 50-60 बीघा आपके जिनके पास खेती होगी, उनको 50 यानी कि तो एक अंडर लाइन है, एक वो सीमा बना दी गई है, यानी कि 50 से ऊपर आपका 100, 200, 250 बीघा भी सबके पास खेती कुछ लोगों के पास होती है, तो उनको बृहद किसान। ये आपका कहने मतलब अगर हम देखें एक का 1000वां भाग, मेरे कहने मतलब एक का आपका 1000वां भाग, अगर आप 1000 लोगों को इधर काउंट कर डालो इस क्षेत्र में, तो 1000 लोगों में सिर्फ एक ऐसा किसान मिलेगा जो बृहद किसान की श्रेणी में आएगा, जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि होती है। और सही भी है, अभी ऐसे आप कल्पना करोगे तो 1 ही 2 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि होगी। तो ये जो है 0.1% किसान आपके उत्तर प्रदेश में बृहद किसान है। ठीक भैया, ये आप समझिएगा जो यूपी कांस्टेबल और जो बस परीक्षा होने की तैयारी हो रही है आपका लेखपाल में जो आपका भी ये आपका इम्पोर्टेंट है, जो ग्रामीण प्रवेश वाला पूछता है उसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, तो उसके लिए भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आकार में 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को हम सीमांत किसान के नाम से जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश में 79.5% किसान हैं। 1 से 2 हेक्टेयर तक आपके लघु किसान हैं। लघु वर्ग किसान जो आपके 13% आपके उत्तर प्रदेश में। 2 से 4 हेक्टेयर तक आपके अर्ध मध्यम किसान हैं जो 5.7% हैं। 4 से 10 हेक्टेयर तक आपके मध्यम किसान कहे जाते हैं जो उत्तर प्रदेश में 1.7% हैं।
और 10 हेक्टेयर से ज़्यादा बृहद किसान कहे जाते हैं भूमि वाले। जो आपके यहाँ 10.1% किसान मात्र आपके बृहद किसान हैं, जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि होती है। तो इन बातें समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं। अब हमारे यहाँ कुछ योजनाएं लाई गई थी, उन योजनाओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रमुख निम्न योजनाएं, निम्न योजनाएं। निम्न योजना शुरू से क्लास करा रहे हैं और इसका नोट्स बना लीजिएगा, वो सब ना, ठीक है। तो अगर नोट्स बना लोगे तो हमेशा काम देगा। जब भी पेपर आपका नजदीक आया उठा के आप रिवीजन कर लो, रिवीजन कर लो, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। निम्न योजनाएं। अब निम्न योजनाएं में देखते हैं क्या कुछ बता दो, ऐसी कुछ यानी कि डिस्कस चल रही है, बताओ। कुछ तो है, इसी से जुड़ा है, या आप ऐसे बोलोगे कुछ ना कुछ मुझे हो रहा है कि हाँ सब क्लासों की वीडियो नहीं बनी है। ऐसा कुछ है ना कि सारी क्लास की वीडियो बनी नहीं है ना, लेकिन सारी क्लास आप तो किए हैं। वीडियो तो उन बच्चों तक है, उन बच्चों के लिए जो नहीं है, और जो बच्चे यहाँ पे हैं तो उनका वीडियो का क्या मतलब हो। तो आप सामने पढ़ रहे हो, तो आप तो सामने पढ़े हैं, तो आपके लिए वीडियो का क्या मतलब, ठीक है। अभी तो सारी चीजें उपलब्ध नहीं है, सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। देखो लाइव क्लास चलेगी, हम भी ऐसे कमेंट में सारी चीजें हाय हेलो बोलेंगे, घर पे बैठ के पढ़ोगे आप लोग। तो दिन कब आएगा? जल्दी आएगा। धन्यवाद। चलो आगे देखो, निम्न योजनाएं की बात करते हैं। तो निम्न योजनाएं में एक योजना लाई गई थी आपकी 1952 में, एक योजना लाई गई थी। यह कौन सी योजना है भैया? जमींदारी उन्मूलन कानून योजना लाया गया था। कौन सा? जमींदारी उन्मूलन कानून लागू किया गया था। जमींदारी उन्मूलन कानून लागू किया गया था। कानून इनका एक मतलब था, जिसके पास, जिस भी किसान के पास, एक किसान यानी कि एक व्यक्ति के पास उसका एक सीमा बनाया गया था। अगर इससे ज्यादा उनके पास खेती है, भूमि है, तो जिनके पास खेती नहीं है वो क्या दे दिया जाएगा? उन किसानों को दे दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? क्या समझे? कुछ नहीं, सुने ही नहीं लिखने में। मैं ये कह रहा हूँ जो 1952 में यह योजना लाई गई। कौन सी योजना? जमींदारी यानी कि उन्मूलन कानून लाया गया। इसका मतलब क्या है? मतलब एक उस समय एक सीमा बनाया गया था कि अगर इनके पास एक व्यक्ति के नाम पर इससे ज्यादा जमीन है तो उतनी जमीन कटौती करके जिस किसान के पास जमीन नहीं होती थी उनको दे दिया जाता था। उनके नाम पर क्या? उनके नाम पर एक, भाई कानून तो अच्छा था ना। ऐसे आज भी कितने किसान हैं, 100 बीघे, 200 बीघे, 250 बीघे, और ऐसे भी किसान हैं कि उनके पास लहसुन धनिया बोने की भी खेती नहीं होगी ना। तो जिनके पास ज्यादा होता होगा, इनके पास, जिनके पास बिल्कुल नहीं है उनको भी मिल जाता था, तो बातें बन जाती थी। यानी कि सबको एक बराबर रखा जाता था। तो लेकिन ये सारी चीजें अब नहीं है। तो उस समय की बात है, 1952 में एक ऐसा था जमींदारी उन्मूलन कानून। लेकिन चालाक भी थे उस टाइम। यहाँ पे सिर्फ जैसे परिवार में अब 5 व्यक्ति हैं तो सब यानी कि 10-10, 20-20 बीघा सबके नाम करा देंगे। लेकिन एक ही व्यक्ति की बात हो रही, जैसे आपके परिवार में एक ही मुखिया है, तो अगर उनके पास 50 बीघा है तो क्या हो जाएगा? उसकी जो सीमा के बाहर वाली जमीन है दूसरे को। लेकिन अगर ऐसा कानून है तो उसी 50 बीघा में एक अपनी बीवी के नाम, कुछ अपनी बीवी के नाम करा देंगे,
बच्चे के नाम करा देंगे या बहू के नाम करा देंगे तो 50 बीघे में तो कई लोगों के नाम करा देंगे, तो फिर ऐसा तो होना नहीं है। तो सरकार से चालाक जनता भी है, हमारे साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। तो कहने मतलब 1952 में जमींदारी उन्मूलन कानून लाया गया, या जमींदारी उन्मूलन कानून कब लाया गया? 1952। आई भैया बात समझ में? आगे हम चलते हैं 1954 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1954 में एक योजना लाई गई, चकबंदी योजना। इसको आप लोग सब जानते होंगे। चकबंदी योजना का मतलब ये रहता था कि क्या कोई बता सकता है चकबंदी योजना क्या है? चकबंदी योजना का जो हमारे यानी कि खेत होते हैं, जगह जगह पे वो खेते होते हैं, जैसे एक खेत यहाँ पे है, दूसरा खेत दूर पे है, तीसरा खेत वहाँ पे है, या उस जगहों पे जाने के क्या होते हैं, रास्ता नहीं होते हैं, तो उनको सब खेत आपके सभी खेत को इकट्ठा कर दिया जाता है और वहाँ आने जाने की एक रास्ता की भी व्यवस्था कर दी जाती है। तो ये होता है आपका चकबंदी योजना। जैसे 1 बीघा यहाँ, 10 बिस्सा वहाँ, 1 बीघा वहाँ, तो चकबंदी आई तो चकबंदी में सारे खेत आपके एक जगह कर दिए जाएंगे। वहाँ पे नाली की व्यवस्था नहीं है, सड़क की व्यवस्था नहीं है, तो सबके खेत में से थोड़ा थोड़ा काट कर वो नाली की भी व्यवस्था कर देंगे, सड़क की भी व्यवस्था उसी में दे देंगे। तो ये होता है चकबंदी। तो चकबंदी योजना आपके यहाँ कब लागू हुई? उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई? तो 1954 में चकबंदी योजना लागू हुई। अब 1954 में चकबंदी योजना लागू हुई, पूरे उत्तर प्रदेश भर में नहीं लागू हुई, सिर्फ आपका 2 जगह पे लागू हुआ। 2 जगह, जैसे आपका मुजफ्फरनगर, एक कैराना, शामली में कैराना है आपका ना, तो कैराना आपका कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरनगर। एक कैराना अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बहुत चर्चित सीट थी ना, तो उसमें अगर न्यूज सब लोग देखते होंगे तो कैराना दिन भर में 10 बार सुनते होंगे, चूंकि आपकी तो चर्चित सीट थी, इसलिए आप सुने होंगे। तो कैराना कहाँ है? मुजफ्फरनगर में। कहाँ है? मुजफ्फरनगर में आपका क्या है? कैराना है। तो सब यहाँ भी लागू हुआ उस समय। और एक आपका जगह है आपके यहाँ, बड़े आप खुश होंगे अगर इसका नाम हो जाएगा, मुसाफिर खाना। उस समय मुसाफिर खाना सुल्तानपुर में था, इस समय किस में है? अमेठी में है। उस समय किस डिस्ट्रिक्ट में था मुसाफिर खाना? सुल्तानपुर। इस समय किस में है आपका? अमेठी में है। तो 1954 में जब ये लागू किया गया भैया, सिर्फ इन्हीं 2 जगह पे लागू किया है। एक मुजफ्फरनगर का कैराना, एक आपका अपने सुल्तान यानी कि अमेठी का मुसाफिर खाना। यहाँ पे मुसाफिर हम लिखे हैं, आप खाना भी लिख लीजिएगा। तो मुसाफिर खाना में यह लागू हुआ। ठीक है। अगर ये बात करता है पूरे उत्तर प्रदेश में कब चकबंदी योजना लागू की गई, अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करता है तो 1958-59 में। कब? 1958-59 में पूरे उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना लागू हुई। बात समझ रहे हैं? तो अगर एक वो चकबंदी योजना आपका 1954 में, कहाँ? पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, सिर्फ 2 स्थान पे, मुजफ्फरनगर कैराना और आपके अमेठी का मुसाफिर खाना में लागू हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश में कब आपका लागू हुआ? 1958-59 में पूरे उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना लागू हुई। ये चकबंदी योजना क्या है? जो आपके यानी कि छिड़के जगह जगह पे यानी कि भूमि होती थी, उसको इकट्ठे कर देना इसका मुख्य उद्देश्य था। आई बात समझ में? आगे अब हम क्या चलते हैं यहाँ से 1960 में। एक आपका सीलिंग एक्ट लाया गया, या कह सकते हैं अधिकतम जोत सीमा आरोपण
जोत सीमा आरोपण अधिनियम इसको हम सीलिंग एक्ट के भी नाम से जानते हैं। इसको सीलिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम लागू किया गया, जिसको अगर ये बोला जाता सीलिंग एक्ट कब लागू किया गया, तो आपका 1960 में लागू किया। कब लागू किया गया? 1960 में लागू किया गया। ठीक है, ये चीजें हैं। उसके बाद चलते हैं 1992 में एक आपका योजना लाया गया, किसान बही योजना। किसान बही योजना, अगर सब लोग अपने घर में जहाँ पे आपके सब सारे कागजात खेती बाड़ी के कागजात रखे जाते हैं, अगर उन जगहों पे अगर आपकी कभी निगाह पहुंची होगी तब, वैसे सबकी निगाह वहाँ पे नहीं पहुंचती है। जो पुराने बक्से वगैरह होते हैं घर के, जो मुखिया उसी में अपना कागजात रखे रहते हैं। तो आप देखे होंगे, जैसे मैं इस कलर का ना, इस कलर का उसका क्या होता है, ऊपरी भाग होता है पूरा, यानी कि उसका दफ्ती होता है। जैसे जो किसान भाई आपका, जैसे आपका क्या होता है, पासबुक होता है। पासबुक में क्या रहता है, आपका नाम, गांव, एड्रेस, जितने आपके पास पैसे हैं उस पैसों का क्या उसमें डिटेल्स रहता है, आपके पास कितने पैसे उसमें जमा। उसी प्रकार से किसान बही योजना है। किसान बही योजना एक आपकी बुक है, किसान बुक योजना, किसान बुक योजना है या बही बुक उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, बही खाता, तो उसमें आपका नाम, फादर नेम, ठीक है, जो खेती किस यानी कि गांव में है वो सारी चीजें, एड्रेस, आपके पास कितनी खेती है, आपके पास कितनी खेती है उसमें लिखा रहता है, आपके पास कितनी भूमि है। इसका क्या, जैसे लोग पहले क्या करते थे, जाते थे यानी कि जो आपके सरकारी दुकानें होती थी ना या गोदाम होती थी, तो जो खाद वगैरह मिलती थी, जब तक आप किसान बही नहीं, जैसे आप ले गए 4 बोरी खाद मांगे, फर्टिलाइजर्स मांगे, तब उसमें आपको किसान बही योजना दिखाना पड़ता था। क्यों? आपको खेत के हिसाब से, भूमि के हिसाब से आपको खादें उपलब्ध कराई जाती है। या अभी भी कितने लोग जो कृषि रक्षा इकाई होती है, अभी भी कितने लोग जो यानी कि बीज वगैरह लेते हैं, गेहूं धान वगैरह के, इन सब का जो लेते हैं तो वहीं पे लेते हैं। तो जब तक उसको नहीं लेके जाओगे तब तक आपको सारी चीजें उपलब्ध नहीं होंगी। तो इसीलिए आपका 1992 में किसान बही योजना लाई गई। ठीक है, और 1999 में, कब? 1999 में एक आपका केसीसी, जो आपका लोन होता है, क्या होता है? केसीसी लोन, यानी कि किसान जो क्रेडिट कार्ड होता है, यह कब लाया गया उत्तर प्रदेश में? तो 1999 में लाया। ठीक है, तो ये आपके निम्न योजनाएं हैं किसान कृषि से संबंधित उत्तर प्रदेश में। 1952 में जमींदारी उन्मूलन कानून लाया गया। 1954 में चकबंदी योजना लाई गई, जो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं लागू हुई, सिर्फ कैराना मुजफ्फरनगर में और अमेठी, उस समय सुल्तानपुर में आपका मुसाफिर खाना, इस समय की बात करें आपका मुसाफिर खाना अमेठी में। और पूरे उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू हुई? तो 1958-59 में पूरे उत्तर प्रदेश में चकबंदी लागू हुई। और 1960 में अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम लाया गया, जिसको हम सीलिंग एक्ट के भी नाम से जानते हैं। तो सीलिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1960 में लागू हुआ। 1992 में किसान बही योजना लागू की गई और 1999 में केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू किया गया। यानी कि जिन किसान के पास भूमि है और उनके यानी कि किसान उस पर खाद यानी कि फर्टिलाइजर और बीज लाने के या सिंचाई करने के लिए तो पैसे नहीं होते हैं, तो किसान क्रेडिट, आपका किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, उससे जाओ, यानी खेती की भूमि के हिसाब से पैसा मिलेगा, पैसे लाओ, अपनी खेती करो, जब आपकी फसल तैयार हो जाए तो आप उसको बेच करके क्या कर दो भैया, वो पैसे को आप पूरा बैंक में जमा कर दो। यही इसका क्या होता है? उद्देश्य होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके आगे इतनी बात समझ में आई होगी ना?
नोट हो गया? हम बताए थे ना, जो कृषि जलवायु क्षेत्र बांटा गया है, जो कृषि क्षेत्र बांटा गया है जलवायु के आधार पे बांटा गया है, तो हम कह सकते हैं जो आपका कृषि जलवायु क्षेत्र बांटा गया है 9 भागों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। उन 9 क्षेत्रों को हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो लिख लेते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु, कृषि जलवायु क्षेत्र। तो हमने बताया ना, भूमि भी जो जलवायु के स्थिति के आधार पर बांटी गई है और कृषि का भी जो क्षेत्र बांटा गया है क्लाइमेट के आधार पे ही, जलवायु के आधार पे ही ये भी बांटा गया है। तो नंबर 1 हम देखते हैं भाबर एवं तराई क्षेत्र। भाबर एवं तराई क्षेत्र, ये भाबर एवं तराई क्षेत्र में सारी इलाके क्षेत्र आते हैं। महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, खीरी, रामपुर, ये सब आपके किसमें आते हैं? मुरादाबाद, ये सब भाबर एवं तराई के क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद नंबर दूसरा है आपका पश्चिमी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी मैदानी प्रदेश, ठीक है। पश्चिमी मैदानी प्रदेश में जितने भी मेरठ मंडल के, आपके मंडल कुल कितने हैं? 18। तो एक आपका मेरठ मंडल के जितने, इसमें कई जिलों को मिला के क्या बनाया जाता है? एक मंडल बनाया जाता है। सबसे बाद वाला मंडल कौन सा है? अलीगढ़। क्या है? गुड़, है ना। तो अलीगढ़, ये सारी चीजें बता दिए हैं, इसको रिवीजन करते रहो, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो, रिवीजन करने वाले जैसे तो हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने जैसे हम 100% अभी आप पढ़ाए, ठीक है, या आप 100% पढ़ाए, तो इसमें क्या होते हैं 100% तो सब पढ़ेंगे, लेकिन इसमें 50% लोग ऐसे होते हैं वो नोट्स बना के रख लिए, वो कभी रिवीजन नहीं करते बना, लेकिन 50% ऐसे होते हैं नोट्स भी बनाए और रिवीजन भी कर लिए, ठीक है। लेकिन अब इसमें आपके फिर आधे लोग ऐसे होते हैं कि वो दोबारा रिवीजन नहीं करते, और आधे लोग होते हैं दोबारा रिवीजन करते हैं। तो फिर 50% यहाँ, फिर आधा यहाँ बाहर हो गए, फिर इन्हीं थोड़ा बचते हैं, और जो पुनः बार बार रिवीजन कर, तो पढ़ने वाले तो सब पढ़ते हैं, सिलेक्शन किसका होता है? जो पढ़ा, रिवीजन बनाया, उसको रख दिया, शादी के लिए रख दिया, शादी होगी लेके जाएंगे दहेज के रूप में, और 50% होते हैं एक आध बार रिवीजन करते हैं। तो इसमें भी आधे होते हैं पुनः रिवीजन नहीं करेंगे, एक बार रिवीजन में काम नहीं चलेगा, आधे लोग होते हैं पुनः रिवीजन करेंगे, और पेपर टाइम तक जैसे महीने बीता तो महीने बाद याददाश्त एक कम होती जाती है ना। ये अल्जाइमर्स की क्या होती है? एक बीमारी होती है ना, एक आपकी ग्रंथ होती है, तो इसका लॉजिक है। तो आधे लोग जो बार बार रिवीजन करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है, बाकी जो पढ़े हुए होते हैं सब बाहर हो जाते हैं। ऐसे आपके भी साथ होता है। आप पेपर में क्यों बाहर होते हैं? पेपर में क्यों बाहर होते हैं? पढ़ने को सब बच्चा पढ़ता है, जितने यहाँ पे सब पढ़े, लेकिन उसका रिवीजन नहीं करते। रिवीजन बड़े यहाँ पे हमने फोर्स किया, बड़ा समझाया, घर पे जाके एक बार कर लिया रिवीजन, नहीं तो नहीं किया, लेकिन पेपर टाइम तक आप उसका पुनः महीनों भर पे पुनः आप रिवीजन करते रहे, तब आप सिलेक्शन के पड़ाव तक जाते हैं, नहीं तो आप बाहर हो जाते हैं। तो पढ़ने वाली बात नहीं, हमने बताया है, पढ़ने से ज्यादा आप जो चीजें पढ़े हैं उसका बार बार क्या करें? रिवीजन करें। सिलेक्शन का ये मूल मंत्र है। क्या मूल मंत्र नहीं ग्रहण करना जानते हैं ना? क्या देख, तो लगभग पश्चिमी मैदानी प्रदेश में जितने भी मेरठ यानी कि आपके मंडल के जितने भी जिले आते हैं ये सब इसके क्षेत्र में आते हैं। नंबर 3 आपका होगा मध्य पश्चिमी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी क्षेत्र। नंबर 4 आपका होगा दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क, समशुष्क क्षेत्र,
समशुष्क, शुष्क का मतलब क्या होता है? जहाँ पे वर्षा बिल्कुल कम हो। तो वर्षा बिल्कुल कहाँ पे कम होती है? जैसे आपका मथुरा सम, यानी कि मथुरा में बिल्कुल कम वर्षा, उससे थोड़ा बहुत आगरा का क्षेत्र आता है, अलीगढ़ का क्षेत्र आता है। तो ये सब किस में आते हैं? आपके दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क के क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद मध्य मैदानी प्रदेश, मध्य मैदानी प्रदेश। उसके बाद आपका आता है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। उसके बाद आपका आता है उत्तर पूर्वी प्रदेश, उत्तर पूर्वी प्रदेश और पूर्वी प्रदेश और आपका विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश में जहाँ पे आपका विंध्याचल वगैरह है, यानी कि ये जो आपका मध्य प्रदेश से लगा हुआ यानी कि क्षेत्र होता है, मिर्जापुर वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। तो मिर्जापुर, ये आपका चंदौली वगैरह, ये सब ये आपके विंध्य प्रदेश में आते हैं। तो आपका 9 हो गया। तो कृषि जलवायु क्षेत्र कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों में बांटा गया। तो इन चीजों की याद रखेंगे। कृषि जलवायु क्षेत्र कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों में बांटा गया है। और किसके आधार पे बांटा गया है? मृदा के आधार पे, यानी कि मिट्टी के प्रकार के आधार पे, मृदा के प्रकार के आधार पे आपका बांटा गया है। वर्षा की मात्रा के आधार पे बांटा गया है कि कहाँ पे वर्षा कम, कहाँ पे ज्यादा। जलवायु के आधार पे बांटा गया है। तापमान के आधार पे, तापमान कहाँ पे तापमान कम, कहाँ पे ज्यादा, कहाँ पे मीडियम। तो इन सब के अकॉर्डिंग आपका कृषि जलवायु क्षेत्र बांटा गया है। इन सब के देखते हुए कि कहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी है, तो उस मिट्टी में कौन सी फसल आपकी उगाई जाएगी। वर्षा कहाँ पे होती है, वर्षा के आधार पे फसल उगाई जाएगी। जलवायु, वहाँ की क्लाइमेट क्या है, गर्म जलवायु और ठंडी है, शुष्क जलवायु है, टेम्परेचर कम है, ज्यादा है, मीडियम है। इन सब को देखते हुए कृषि जलवायु को 9 भागों में बांटा गया है और 9 भाग आपकी ए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें हम देखते हैं फसल ऋतु देखते हैं। क्या देखते हैं? फसल ऋतु ना। तो क्रॉप से आपका जो सीजन होता है उसको, उसके बारे में देखते हैं। फसल ऋतु, फसल ऋतु की अगर बात करें, जैसे आपका क्या होता है, रबी फसल होता है ना। तो रबी फसल जो आपका होता है, रबी फसल जो रबी यानी कि ऋतु होती है, वो आपका अक्टूबर नवंबर से यानी कि चालू होती है और मार्च अप्रैल में जाके आपका, यानी कि जब जो फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और कब जाके मार्च अप्रैल में, जैसे सरसों वगैरह क्या है, रबी फसल में आती हैं। तो सरसों वगैरह ये आपका अक्टूबर लास्ट और नवंबर में बोया गया था। गेहूं आपका यानी कि शुरुआती नवंबर में बोया गया था। कब कटेंगी? यानी कि इसी लास्ट मार्च और अप्रैल में आपकी कटेंगी। तो जो अक्टूबर और नवंबर में जो फसलें बोई जाती हैं और जो आपका मार्च अप्रैल में आके कट जाती हैं, वो आपकी कौन सी फसलें होती हैं? रबी की फसलें होती हैं। और रबी ऋतु के क्या होती हैं? फसलें होती हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो अब फसल के ऋतु के बारे में हम कल इसको देखते हैं। ठीक भैया, इसके बारे में जो आपकी जितने भी ऋतुएं हैं, फसल आपके सीजन है, इसको हम कल देखेंगे। आज के लिए यहीं पे बस, कल होगी आपकी नेक्स्ट क्लास।